ओके फाइन। सो बेसिकली हम लोग ने एक चैप्टर पिछली बार खत्म कर दिया था जिसका नाम था इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। आज स्टार्ट हो रहा है एक नया चैप्टर। ये चैप्टर नया बोलूं तो इसके साथ जस्टिस नहीं होगा, बिकॉज द रीजन इज दैट ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स आप लोग ने लेंस, मिरर्स, ये सारी चीजें 10वीं कक्षा में भी पढ़ी हैं। फिर आपने 11th में भी, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने 11th क्लास में भी रे ऑप्टिक्स पढ़ा एंड 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ा। तो ऑप्टिक्स आपके लिए कोई भी नई बात नहीं है, ये पुराना ही है। बट लिसन, जो चीज हमने पढ़ी थी 10th में, 11th में, 12th में, उसको मैं जरा सा रिवाइज करूंगा, चंद अल्फाजों में डिस्क्राइब करूंगा, शॉर्ट से शॉर्ट रखने का कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन, और उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे वो जो बीएससी में है। सो लिसन वेरी केयरफुली। क्या है कि आजकल काम थोड़ा ज़्यादा है तो उस वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है। सो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे मेरी आवाज़ के साथ बराबर बात करने देंगे, बैठी हुई आवाज़ के साथ। ये मेरी नेचुरल आवाज़ नहीं है, तो जैसे तैसे करके आई एम स्ट्रगलिंग टू स्पीक। सो आप लोग, ये काफ़ी बड़ा मजमा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए हैं आज काफ़ी वक्त के बाद, तो आप लोग थोड़ा क्लास का डेकोरम बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। सो लिसन वेरी केयरफुली, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये वो है जो ज्योमेट्री फॉलो करता है, ऐसा ऑप्टिक्स जो ज्योमेट्री फॉलो करता है। अब ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट यूजिंग लेंसेज एंड मिरर्स। Study of light using lenses and mirrors is known as optics. So optics is a branch of physics. Physics यानी कि भौतिकी या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, इसकी एक शाखा है ऑप्टिक्स। So physics की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की पढ़ाई करते हैं, लाइट की। Now listen very very carefully कि ऑप्टिक्स अब वो नहीं रहा जो आपने बचपन में सीखा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर के लेवल पे या सेकेंड ईयर के लेवल पे बीएससी में ऑप्टिक्स को इतना डीप में पढ़ाना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज अभी आप लोग के पास काफी जानकारी नहीं है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है, वो भी बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा है। और ऑप्टिक्स दरअसल कहा जाए तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही हिस्सा है। आपको ये बात पता होना चाहिए थी कि आज से 150 साल पहले जो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो कि फिजिक्स 2 के काफी बड़े साइंटिस्ट हैं। फिजिक्स 1 में किसी ने आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है, तो आप कहेंगे न्यूटन। फिजिक्स 2 में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है, तो बेसिकली आप कहेंगे कि मैक्सवेल। मैक्सवेल समझ में आ रहा है? तो जो स्टेटस न्यूटन का मैकेनिक्स में है वही स्टेटस मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। तो जो मैक्सवेल नाम के बंदे हैं, इन्होंने 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को अलग ब्रांच में पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म को अलग ब्रांच में पढ़ते थे, और ऐसा कहते थे कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आई होप एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन टू मी। ऐसा कहते थे कि इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बिकॉज अगर आपने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, और उसको एक पॉजिटिव पोल के सामने रख दिया, पॉजिटिव पोल है मतलब नॉर्थ पोल, कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस। अगर आपने नो इट्स नॉट अबाउट अपोजिट और लाइक और अनलाइक, नो इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिश्ता है ये पता ही नहीं चलेगा इफ बोथ आर एट रेस्ट। व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव पोल मतलब नॉर्थ पोल, you take a positive charge, you take a positive pole which is the north pole, you place them in front of each other, पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं Q, पॉजिटिव पोल को लिखते हैं M, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स तो लिखते हैं M। इन दोनों को अगर आमने सामने रखा कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस। बट वंस यू स्टार्ट, लिसन, सुनिए, कुछ नहीं होता, इसीलिए इतने हजारों साल तक लोग ये समझते रहे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।
बट वंस यू स्टार्ट मूविंग एनी वन ऑफ द थिंग, वंस यू स्टार्ट मूविंग एनी वन ऑफ द थिंग, आप चाहे मैग्नेट चाहे चार्ज, किसी को भी सिर्फ ऐसा हिलाना स्टार्ट करो, जस्ट लाइक दैट, जस्ट स्टार्ट शेकिंग इट, देन ऑल द ड्रामेटिक इफेक्ट्स विल स्टार्ट अपीयरिंग, इट बिकम्स वेरी ड्रामेटिक। जो चार्ज रुके हुए टाइम पर मैग्नेट को कुछ नहीं कर रहा है, वंस यू स्टार्ट शेकिंग इट, आप इसको ऐसा शेक करने लगे, तो फिर यहां पे कुछ तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन देखने को मिलता है। नाउ दिस इज वेरी माइंड बॉगलिंग। ऐसा क्यों? तो लिसन, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कुछ चीजें, जैसे कि बायोट-सेवर्ट लॉ। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप खाली रहेंगे उतना मैं आपके दिमाग में अच्छी बातें भर सकूंगा। एक लड़का था चाइना में जो अपने आप से काफी कुंफू सीख गया था टीवी देख देख के। अब वो गया शाओलिन टेम्पल, वहां जाके बोला कि एक सर को बोला, वहां के कुंफू मास्टर को, कुंफू मास्टर कम से कम 60-65 साल के थे, एंड वो बड़े खतरनाक होते हैं। जितने बूढ़े होते हैं उतने एक्सपीरियंस और उतने खतरनाक होते हैं। वो जब हाथ भी घुमाते ऐसा लगता है कि उनके 4 या 5 हाथ हैं। ये एक अलग कुंफू है। तो कुंफू के भी टाइप्स होते हैं। तो उनको जाके बोलने लगा कि सर देखो, मुझे ये सब कुछ आता है, ये आता है, वो आता है, ये आता है, मुझे जरा कुंफू आपसे और सीखना है। सर ने बोला कि गेट आउट, कोई नहीं सिखाने वाला तुमको कुंफू। वो गया बहुत हताश होके, निराश होके। अगले दिन फिर से आया, बोला सर देखो ना प्लीज सर, मुझे आप सिखा दो, मैं इस चीज में मास्टर हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये आता है। सर ने वापस उसको निकाल दिया। ऐसा कम से कम 8-10 बार किया, लेकिन ही वॉज एडमेंट, ही वॉज वेरी स्टबन। उसने कहा कि नहीं सर, मैं मतलब ऐसे नहीं जाने वाला, आप मुझे बताइए, रीजन बताइए। तो फिर उन्होंने साथ में उसको बिठाया टेबल पे, और एक कप जो था, कप, उसमें वो चाय उन्होंने पलटना स्टार्ट की। अब चाय पलट रहे थे, तो चाय अब ओवरफ्लो होना स्टार्ट हुई। ओवरफ्लो होती जा रही है, वो चाय पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। स्टूडेंट को बड़ा अजीब लगा। स्टूडेंट ने कहा कि सर, ये चाय का कप पूरा भर चुका है, आप इसे भरते क्यों चले जा रहे हैं? वो भरता ही जा रहे, भरते ही जा रहे। गुरु, जो गुरु है कुंफू मास्टर। तो फिर बाद में उसने जवाब दिया कि बेटा, तुम इस भरे हुए कप की तरह हो, जिसमें मैं कुछ भी डालूंगा ना तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि तुम है ना पहले से भर के आए हो कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ऐसा मानो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा मान के चलो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। यू आर अ ब्लैंक पेपर, जिसके ऊपर मैं कुछ लिखाई कर सकूं और वो नजर आए। तुम पहले से बोल के आओगे कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। देयर आर मेनी मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट, जो काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। नहीं होना चाहिए। जितना भी आता है ना, देखो सुनो सुनो, दुनिया में ना 3 स्टेज आते हैं, 3 स्टेज होते हैं जिंदगी में, 3 स्टेज होते हैं। ऐसा ये स्टेज से मैं भी गुजर चुका हूं। हर इंसान जो पढ़ा लिखा है और थोड़ी समझ रखता है, वो इन स्टेजेस से गुजरेगा। पहला स्टेज ये होता है, नया नया पढ़ लिया, काफी कुछ पढ़ लिया, अरे यार मुझे तो सब कुछ आता है, अरे सामने वाले इसको कुछ नहीं आता है, ये टीचर को नहीं आता है, वो टीचर को कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये वो नहीं पढ़ा पाता है, इसको नॉलेज नहीं है, मुझे सब नॉलेज है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। ये पहला स्टेज है। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है स्टूडेंट लाइफ में। ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन जब डीप नॉलेज और आने लगती है, तो सेकंड स्टेज में आदमी पहुंचता है। आदमी कहता है कि अरे नहीं यार, मतलब सामने वाले को भी थोड़ा आता है यार, मतलब मुझे भी आता है, अच्छा खासा आता है, शायद मुझे ज्यादा आता है, बट सामने वाले को भी आता है। एंड लास्ट स्टेज ये होता है, इसके ऊपर कोई स्टेज नहीं है, लास्ट स्टेज ये होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। अरे कितना कुछ जानना बाकी है यार, मतलब मैं तो बस इसको ही पढ़ के समझ रहा था कि यही पूरी दुनिया है, लेकिन मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं आता है। सो ये थर्ड स्टेज है, फाइनल स्टेज है। तो ये स्टेज पर आपको पहुंचना है। ये स्टेज पर मैं पहुंच गया आखिरकार, ठोकर खा के, तकलीफों के थ्रू गुजर के, जद्दोजहद, मशक्कत, मेहनत करके मैं उन स्टेजेस को पार करके आखिर यहां तक पहुंच गया कि अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। Literally, I feel that. Not just for saying, I'm not saying some metaphorical words. I mean it. I mean it. मुझे सच में लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो that's why I always start, मतलब I'm always ready to learn something. So you might be seeing me कि I keep on asking questions to my colleagues. I sit with them, I study with them. Because everybody can teach you something. हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। एक बच्चा भी सिखा सकता है। आप कभी आइए मेरे साथ बैठ के कुछ पढ़ाई कीजिए, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि बेटा अगर ये ऐसा रहा तो कैसा रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे वो चीज आती नहीं है, हो सकता है वैसे आती नहीं भी हो, तो भी मैं शर्म नहीं मानूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, ये बच्चे के पास हो सकता है कुछ अलग थिंकिंग हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को दिमाग में आते हैं, बट हमें दिमाग में नहीं आते। देयर आर, हाँ, एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिलता है, राइट। सो सदफ सुरवे जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है
एक ही चीज को देखने के काफी नजरिए हो सकते हैं। तो इसलिए मैं हर बच्चे का सुनता हूं कि वो क्या कहना चाहता है, तो उससे मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है। मुझे कुछ आता भी होगा, कुछ हो सकता है आता नहीं भी होगा, बिकॉज हूं तो मैं भी इंसान ना। एनीवे, तो यहां पर बायोट सेवर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिज्म के लिए कुछ लॉ है। वैसे ही एम्पियर सर्किट करके लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ भी आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो वाला चैप्टर है। कौन सा वाला? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, बाय द वे, जो लोगों ने भी 11th 12th नहीं पढ़ा है लेकिन वो फिजिक्स में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फिजिक्स ही लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जो कुछ और सब्जेक्ट्स लेना चाहते होंगे, इट्स ओके। बट जो लोग ऐसा सोच के बैठे कि नहीं हमको लास्ट ईयर में फिजिक्स ही लेना है, तो वो लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग 11th 12th की एनसीईआरटी बुक्स पकड़िए या स्टेट बोर्ड की एटलीस्ट बुक्स पकड़ लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और डाउट्स के लिए मेरे पास आइए। एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि अभी ये पढ़ें कि वो पढ़ें, बीएससी का पढ़ें कि उसका पढ़ें, यहां पे एक कश्मकश में है आप लोग। तो आप लोग की कश्मकश दूर करने के लिए एक और चीज है, वो सिंपल सा ये है कि मैंने 11th 12th के वन शॉट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। मैंने अपलोड भी कर दिए हैं 7 वीडियोस कम से कम अब तक 12th स्टैंडर्ड के हो चुके हैं, और 5 या 4 वीडियोस, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस मैंने डाल दिए 11th के भी। वन शॉट का मतलब है सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। तो स्टार्ट टू एंड फिजिक्स में क्या है 11th में 12th में, एटलीस्ट उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आप वन शॉट वीडियोस देखेंगे तो आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि बेसिकली है क्या क्या पढ़ना है, बल्कि आइडिया ही नहीं कुछ ज्यादा मिलेगा। इफ यू सी दोस वीडियोस ना, यू विल लर्न समथिंग न्यू। देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर रेड बिकॉज यू हैव नॉट रेड द टेक्स्ट बुक्स प्रॉपर्ली। सो लिसन वेरी केयरफुली। वो वीडियोस अगर आप वन शॉट देख लेते हैं तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली कि आपको बेसिकली उससे फायदा होगा, और उसके बाद फिर बीएससी पढ़ने का आपको मजा आएगा। सो फ्यूचर में, इस साल तो हो नहीं पाया पॉसिबल बिकॉज बहुत लेट एडमिशंस हुए, बट मैं चाह रहा था कि ब्रिज लेक्चर्स में ले सकूं, बट फिर भी मैंने लिए थे 2 लेक्चर्स, तो एटलीस्ट ब्रिज लेक्चर स्टार्टिंग में लिए थे, जिसमें मैंने कुछ नया सिखाया था आप लोगों को कि जो 11th 12th से रिलेटेड और बीएससी से रिलेटेड बीच का कोई चीज सिखाई थी। जैसे कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स सिखाए थे आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑल। तो मैं चाह रहा हूं कि पूरे कोर्स ही हो जाए उसका, बट वक्त नहीं मिल पाता, हमें बहुत कम लेक्चर्स दिए जाते हैं, एंड उन लेक्चर्स में सब कुछ कंप्लीट कर पाना सिलेबस जरा मुश्किल होता है। बट एनीवे, मैं ये कहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर 11th या 12th का सिर्फ एक टाइम देख लीजिए, कम से कम मालूम तो पड़ेगा ना कि फिजिक्स में है क्या क्या। आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि फिजिक्स में क्या क्या है, तो आप लोग सबका हर चीज का मैं एक एक वन शॉट बना रहा हूं। वन शॉट का फायदा ये है कि जो चीज क्लासेस वाले आपको 10 या 15 घंटे में पढ़ा रहे थे, वो चीज आप सिर्फ 1.5 या 2 घंटे में सीख जाएंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिए। अरे खाना खाते वक्त या ऐसे लेटे हैं, कुछ बोर हो रहे हैं, कान में से हेडफोन लगा दिए, 2x स्पीड कर दीजिए, सुनते रहिए, देख लीजिए कोई क्या बोल रहा है ना। तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे, वो देखिए। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो ये सारी चीजें डिस्कस हैं उसमें, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ये जो लॉ है मैग्नेटिज्म के लॉ है। एंड लिसन, मैग्नेटिज्म की जो फील्ड है वो पूरा क्लोज लूप रहती है, आपको मालूम है ना, क्लोज लूप्स रहती है, क्लोज लूप्स रहती है लाइक दैट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये ओपन रहता है, ओपन, इट इज ओपन। इन लोग दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इन लोग दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने चार्जेस को हिलाना स्टार्ट किया या मैग्नेट्स को हिलाना स्टार्ट किया, तो फिर कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट्स आते हैं, फिर इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है। ये जो लॉज हैं ये प्योर मैग्नेटिज्म के लॉज हैं, ये दोनों। वैसे ही कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्स लॉ, ये प्योर इलेक्ट्रिकल लॉ है, ये प्योर इलेक्ट्रिकल है, ये प्योर मैग्नेटिक है, प्योर मैग्नेटिक है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया और बना दिया मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। अब ये मतलब चल जो रहा है ऑप्टिक्स चल रहा है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, बट मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, इस बात का आपको ज्ञान है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। सो मैक्सवेल की अगर 4 इक्वेशन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बेसिकली आपको सेकंड जो फिजिक्स है, फिजिक्स 2, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डीप लेवल पे। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ऑप्टिक्स का चैप्टर है तो यहां मैं डिस्कस नहीं कर सकता। नाउ लिसन, जो मैक्सवेल था उसने न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ा, उसने इन लोग दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऑप्टिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्ट है, सॉरी। अब मैं आपको एक और बात बोल रहा हूं, सुनिए। ये देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, बट फिर भी लोग भूल जाते हैं और याद नहीं रख पाते। चार्जेस को रुका के रखा, एक चार्ज है रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन, सुनो, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को चलाया, एक स्पीड से चलाया, कोई भी एक स्पीड से, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके आसपास, और उसे हिलाया ऐसे करके तो उससे लाइट निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हिलते हुए जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके हिलते हुए आगे बढ़ती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुनिए समझिए। इलेक्ट्रॉन को रुकाओ, एक ही जगह पे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चलाओ एक ही स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड, उसको ऐसे करके हिलाओ तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल हो जाते हैं और फिर चार्ज को छोड़ के चले जाते हैं, और वही लाइट है। इस दुनिया में लाइट बनाने का यही एकमात्र तरीका है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। लाइट ऐसे ही बनती है। लिसन लिसन लिसन, लाइट ऐसे ही बनती है। एटम्स के अंदर हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होके ऊपर के स्टेट में जाता है, फिर ऊपर से जब नीचे जंप मारता है तो लाइट फेंकता है। ये क्या हो गया? ऑसिलेशन ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन हिल ही गया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इलेक्ट्रॉन कैसे हिलना? एमिट्स लाइट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? आप लोग अपने हाथ में उंगली में एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो और उसको ऐसे करके हिलाओ, उसमें से लाइट निकलेगी, गारंटीड। अब यहां पे दिक्कत क्या है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते। अरे इलेक्ट्रॉन इतना बारीक है, धूल मिट्टी से भी बारीक है, पकड़ोगे कैसे? कैसे पकड़ोगे? तो पकड़ नहीं सकते। और तुम्हारे हाथ की फ्रीक्वेंसी क्या है? वाहियात फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हाथ की। अरे तुम इसे कितनी बार हिलाओगे ऐसे करके? एक सेकंड में मुश्किल से 3 बार। लेकिन लाइट अगर बनाना है, विजिबल लाइट बनाना है, तो 1 सेकंड में 10 करोड़ करोड़ बार हिलाना पड़ेगा हाथ। 1 सेकंड में 10 करोड़ करोड़ बार, 10 करोड़ इंटू करोड़ बार। समझ में आ रहा है? 10 करोड़ करोड़ बार हिलाना पड़ेगा हाथ, तब जाके विजिबल लाइट बनेगी। अब इस दुनिया में अभी तक भी, समझिए, इस दुनिया में अभी तक भी, लिसन, शांत हो जाइए। इस दुनिया में अभी तक भी हम लोग ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना पाए हैं आज तक भी कि जो इलेक्ट्रॉन को इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से 10 करोड़ करोड़ टाइम्स हिला सके। हमने ऐसे डिवाइसेस जरूर बना लिए हैं जिसमें नेचर में से एटम्स ले लिया या कुछ और चीज ले ली जो इलेक्ट्रॉन को इतनी बार हिला सकता है, और उसको किसी चीज में डाल के उसका डिवाइस बना दिया। लेकिन अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं बना पाए हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को सिंथेटिक तरीके से, नेचुरल चीज ना यूज करके सिंथेटिक तरीके से इलेक्ट्रॉन को हिलाए और उसमें से लाइट बनाए। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। जो हर्ट्ज था, हर्ट्ज का नाम सुना है? हर्ट्ज का नाम? तो हर्ट्ज जो था, हर्ट्ज, उसने 1888 में, लिसन वेरी केयरफुल, उसने 1888 में क्या किया मालूम है? एक एंटीना लिया। मैं बहुत ही क्रूड वे में बोल रहा हूं, एक्चुअली में कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत ही क्रूड वे में बोल रहा हूं, देसी भाषा में बोल रहा हूं। उसने क्या किया? एक एंटीना लिया, एंटीना में ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़ दिया। अब आप लोगों को ये गलत फहमी है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन से हिल के जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। इट्स रॉन्ग। आप लोग ऐसा समझते हैं कि ये करंट है और ये टाइम है, और अगर ये एसी करंट है तो ऐसा ग्राफ बना दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ऐसे हिल रहा है। नॉट एट ऑल। ये तो सिर्फ ग्राफ है। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ऐसे हिलता है, लाइक दैट, ऐसे हिलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये मतलब है। डायरेक्ट करंट का मतलब इधर ही जाते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में, इधर ही जाते रहते हैं, सारी की सारी भीड़ इधर जा रही है। डायरेक्ट करंट, और उसकी एक ही वैल्यू रहती है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा बनाते हैं, डायरेक्ट करंट। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए नहीं बनाया ऐसा। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए नहीं बनाया। ये तो ग्राफ है, ये तो खाली ये कह रहा है कि करंट की फिक्स वैल्यू है एट ऑल टाइम्स। करंट की वैल्यू बदल नहीं रही है। ये वैल्यू क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है ग्राफ? कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, और घट के फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर वापस से सीधे डायरेक्शन में बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से एकदम फास्ट हुए करंट बढ़ गया, फिर स्लो करंट घट गया, फिर जीरो, फिर वापस इधर उधर करके आए, फास्ट हुए उल्टे डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन चेंज ना, तो माइनस। ये प्लस वाला डायरेक्शन मान लो, इसको माइनस वाला डायरेक्शन मान लो ग्राफ में। असलियत में ये तो मैंने तो यही कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन को डांस करवाओ, लाइट बनाना है। तो हर्ट्ज ने यही किया। 1888 में हर्ट्ज ने क्या किया कि एक एंटीना के अंदर करंट छोड़ा ऑल्टरनेट, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रखी, उसने रखा था कुछ 1000 करोड़ टाइम्स पर सेकेंड, 1000 करोड़ टाइम्स। हम लोग 10 करोड़ करोड़ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 1000 करोड़ तक हम लोग पहुंच गए। तो बेसिकली उसने वो ऑसिलेटर रख के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए, एलसी ऑसिलेशंस,
ये भी आप लोग पढ़ चुके हो इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एलसी ऑसिलेशंस का इस्तेमाल करके उसने एंटीना में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट छोड़ा और इलेक्ट्रॉन हिला और इलेक्ट्रॉन में से निकला माइक्रोवेव्स। सो हर्ट्ज डिस्कवर्ड माइक्रोवेव्स या इन्वेंटेड माइक्रोवेव्स यू कैन से। सो जो माइक्रोवेव्स आज मोबाइल में यूज होती हैं, मोबाइल में से माइक्रोवेव्स जो निकलती हैं, ये हर्ट्ज की ही देन है। सो इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके हिलाया उसने, किसमें? एंटीना में। कैसे हिलाया? ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को हिलाना ही है ना खाली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना उसमें से स्टार्ट होगी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ये ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग आ कहां गए? सीन ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और अब जो थियरी बन चुकी है, बहुत ही एडवांस लेवल की बन चुकी है, उसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है। रिफ्लेक्शन अब ऐसा नहीं रहा, रिफ्लेक्शन अब ऐसा नहीं रहा। लिसन वेरी केयरफुली। आप लोग जो कहते थे कि यहां पे एक मिरर रख दो, यहां पे नॉर्मल बना दो और यहां से लाइट गई टकरा के ऐसे चली गई, ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये तो वही आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है जो कि अभी भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ये पुरानी थियरी है, कैसे बाउंस बाउंस होकर निकल गया, गलत। इसके पीछे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पढ़ने जाओगे तो कहानी कुछ और ही है। एक पर्टिकुलर तरीके से आके लाइट गिरी, पर्टिकुलर तरीके से ऑसिलेट होकर लाइट आके गिरी, यहां पे एटम्स हैं, एटम्स ने उसे एब्जॉर्ब किया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस से हिल के एटम के एक्साइटेशंस ने उसे फिर से रीएमिट किया। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो ये थियरी तो बहुत पुरानी है कि खाली बाउंस होकर निकल गई। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइट आती है, एब्जॉर्ब होती है, फिर वो ऑसिलेट करता है एटम और फिर ऑसिलेशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाती है। ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे कह रहा हूं। इसकी डिटेल थियरी आप लोग पढ़ोगे 3rd ईयर बीएससी में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। वैसे ऑप्टिक्स की बहुत ही जबरदस्त किताब है जेनकिंस एंड व्हाइट, जेनकिंस एंड व्हाइट। सो ये जो किताब है बाय दीज टू गाइज, ऑप्टिक्स ही नाम है किताब का, पीली कलर की बुक है। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। ये पूरा स्टार्ट टू एंड लाइट की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ये थियरी वो थियरी, हर चीज, फॉर्मैट्स, प्रिंसिपल एंड व्हाट नॉट, सब कुछ कवर कर लेती है। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। लेकिन ये थोड़ा इसकी लैंग्वेज हार्ड है और आजकल के बच्चे अनफॉर्चुनेटली, उनकी लैंग्वेज स्किल्स का क्या कहना, अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना ने थोड़ा सा क्या कर दिया कि हम लोगों को पीछे कर दिया, वरना हम लोग भी होशियार हुआ करते थे कभी। सो हर माँ यही कहती है ना कि मेरा बच्चा होशियार तो बहुत है, बस पढ़ता नहीं, इसके पास दिमाग तो बहुत है, बस पढ़ता नहीं। माँ भी बड़ी मासूम होती है, उसे लगता है कि बच्चा किताब लेके बैठा हुआ है तो मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है, बट असलियत में उस किताब के पन्नों के नीचे मोबाइल दबा हुआ है। ओके, एनीवे, सो लिसन, ये तो बहुत जबरदस्त बुक है। अब लिसन, अगर हमारी लैंग्वेजेस इतनी अच्छी, मतलब हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, सपोज हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती है, तो ये बुक बहुत हार्ड पड़ेगी आपको। तो आपके लिए मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूं, इंडिया की ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। तो ये वाली बुक जो ऑप्टिक्स की बुक है, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, कलरफुल इमेजेस भी है इसके अंदर, और ये अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। सो आप लोग कभी कांटेक्ट करिए, तो आप लोग को एक एक कॉपी दे, मतलब सबको नहीं दे सकते हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं हमको दिखेगा उनको दे देंगे। इतने बुक्स कहाँ से आएंगे, 100 बुक्स थोड़ी ना है हमारे पास, दीज आर रेफरेंस बुक्स। तो पढ़िए, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते पढ़िए, रखिए, फिर दूसरों को भी दीजिए, ठीक है। तो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम ऑप्टिक्स की ये भी बहुत अच्छी बुक है। लोकल पब्लिशर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम लोकल पब्लिशर जो होते हैं, रीजनल पब्लिशर्स, क्योंकि उनका जो बुक है उसमें से तो एग्जाम के लायक ही बस नोट्स बनते हैं कि खाली जो एग्जाम में अपीयर कर सकें बस। तो वो तो हम ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स बना के दे देंगे पास होने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ पास थोड़ी ना होना है, आपको तो फिजिक्स भी समझना है ना भाई, आपको समझना है ना कि हो क्या रही है चीजें, है ना। एनीवे, तो ऑप्टिक्स ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का अब सबसेट बन चुका है, इट्स अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, व्हाट, ऑप्टिक्स। लेकिन हम इतनी पेचीदगी में न जाते हुए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर ना करते हुए, हम लोग जो है थोड़ा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे ही रहेंगे, जो कि बड़ा स्वीट सा, बड़ा प्यारा सा है, जिसमें खाली सीधी सीधी रे दिखाते हैं, लेंस रहती है, रे टेढ़ी होकर फोकस पे गिर जाती है और इमेज बन जाती है। तो बड़ा सिंपल सिंपल सा आपकी और हमारी लाइफ
आसान रख के हम लोग पढ़ाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इस चैप्टर के अंदर काफी सारे डेरिवेशंस हैं एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो अगर आपने लेक्चर्स सारे के सारे रेगुलरली अटेंड किए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको हर डेरिवेशन समझ में भी आएगा, और आपने घर पे जस्ट एक एक या दो बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप उसको एग्जाम में डायरेक्टली लिख भी पाओगे, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे लोगों ने गलती क्या की पिछली बार भी, कि उन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बराबर से लेक्चर अटेंड किए नहीं और फिर वो लिख नहीं पाए। खाली एक बार बोर्ड पे देख लिया कि एक आध बच्चे ने देखा, अब उसको वापस से उसने लिखने की कोशिश किया तो उसमें मिस्टेक्स हुई हैं। भाई घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना है, तो लेकिन कम से कम एक बार सुन लोगे तो सब कुछ फैमिलियर लगेगा, सब कुछ देखा देखा लगेगा, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। हाँ क्या ना? तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि लेक्चर्स सारे के सारे अटेंड करें। ऑप्टिक्स बहुत ही लंबा चैप्टर है एंड इस चैप्टर में से शॉर्ट आपको एक दो बल्कि दो या तीन डेरिवेशंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेंदी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, समझ रहे हैं? तो फिजिक्स के लिए ना सही, कम से कम मार्क्स के लिए अटेंड कर लेना है कि नहीं? तो बस दैट्स इट, यहाँ पे भी हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।